नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं देश की जानी मानी शख्सियत सैम पित्रोदा जी। 16 नवंबर 1942 को ओडिशा में जन्मे सैम पित्रोदा जी इस समय प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। सैम पित्रोदा जी के बारे में कहा जाता है कि ये भारत में सूचना क्रांति के असली जनक हैं। इन्होंने ही टेलीफोन को बड़े लोगों के घरों और दफ्तरों से बाहर निकालकर एसटीडी और पीसीओ के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया था। यही नहीं, सैम पित्रोदा जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि समस्या कैसी भी हो, समाधान इनके पास हाजिर होता है। तो आज हम देश के सामने मौजूद तमाम चुनौतियों के बारे में सैम पित्रोदा जी से विस्तार से बातचीत करेंगे। सैम साहब, आपका स्वागत है दूरदर्शन की इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। हमारे देश में गरीबी की बड़ी समस्या है, हर चुनाव में गरीबी की खूब बात होती है। हमारे सामने एक बड़ा उदाहरण है गरीबी दूर करने का चाइना का। जिस तरह चीन ने टेक्नोलॉजी की मदद से गरीबी दूर करने में सफलता हासिल की है, क्या आपको लगता है कि भारत में भी टेक्नोलॉजी की मदद से गरीबी दूर की जा सकती है या नहीं? एब्सोल्युटली। देखिए, लास्ट 10 इयर्स में दुनिया भर में 1 बिलियन लोग गरीबी से बाहर निकल गए। उसमें से 500-600 मिलियन चाइना में निकले, 150 मिलियन इंडिया में निकले। हमारे वहां अभी भी 300 मिलियन शायद गरीबी में हैं। चाइना हमसे 15 साल आगे है, क्योंकि उनके रिफॉर्म 15 साल पहले शुरू हुए। ये जो डेकेड आएगा 2015 से 2025, इट विल बी ए डेकेड ऑफ इंडिया। ये 10 साल में भारत को गरीबी हटाने पर पूरा जोर देना है। ये हो सकता है क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी नहीं जस्ट कि टेलीकॉम, क्योंकि पहली दफ़ा ये देश हमारा जुड़ गया है टेलीफोन से। हमारे वहाँ 90 करोड़ फोन्स हैं और पूरा देश एक दूसरे से जुड़ गया है। दूसरा, बिसाइड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, मोबाइल फोन्स, साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, स्टेम सेल रिसर्च, ऑल्टरनेट एनर्जी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब टेक्नोलॉजी ऐसी हैं कि जिससे जवान इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट सब समस्या दूसरी तरह से हल कर सकते हैं। तो हमें तो इतना बड़ा विश्वास है कि आप ये नई टेक्नोलॉजी और जवान लोगों को एक साथ जोड़ दीजिए, 10 साल में डेफिनेटली इंडिया से गरीबी निकल जाएगी। अभी आप कुछ समय पहले इलाहाबाद गए थे और यहाँ पर एक कार्यक्रम में आपने कहा कि नौजवानों को नौकरी पाने के लिए नहीं बल्कि नौकरी देने के लिए काम करना चाहिए। आपने यह भी कहा वहाँ पर कि कुछ समय बाद ऐसा समय आएगा भविष्य में जब पहले जॉब मिलेगी, बाद में डिग्री। मतलब क्या है इस बात का? मतलब बड़ा सीधा है। देखिए, ये जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, भारत में नहीं दुनिया भर में, वो 400-500 साल पुरानी है। ये एजुकेशन सिस्टम में ऐसा समझा जाता है कि आपको डिग्री लेनी हो तो 4 साल कॉलेज में पढ़ना है। वो शिक्षक आएगा, ब्लैक बोर्ड पे चौक लेके सिखाएगा आपको, आप नोट लेंगे, एग्जाम देंगे, ग्रेड मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा। अब इंटरनेट के ज़माने में आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। लेक्चर जो मिलेंगे वो इंटरनेट पे तैयार हैं। आपके टीचर, इलाहाबाद के टीचर का कोई काम नहीं, वो तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड में जो टीचर होगा उसका लेक्चर हम लेंगे। हम क्यों इलाहाबाद के टीचर का लेक्चर लेंगे? लेक्चर सेलफोन पे लेंगे, टैबलेट पे लेंगे, कंप्यूटर पे लेंगे। लेक्चर रेस्टोरेंट में बैठ के पढ़ेंगे, रेलवे स्टेशन पे पढ़ेंगे, बस स्टैंड पे पढ़ेंगे। क्लास में जाने की क्या जरूरत है? सो ये एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगी। और डिग्री नहीं चाहिए आपको जॉब के लिए, आपको जॉब के लिए स्किल चाहिए। अगर ये जॉब के लिए आपके पास स्किल है
2 साल पढ़े हैं, 3 साल पढ़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको हायर कर लेंगे। वो पूछेंगे आप जावा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बोले यस, कोई नहीं पूछेगा आपको कौन सी डिग्री है। और फिर अगर आपको पढ़ना है आगे तो आप पढ़िए आगे, न पढ़ना हो तो न पढ़िए। अभी क्या है, जो डिग्री वाले हैं उनको नौकरी नहीं मिलती, और नौकरी में जिनको रखना है उनको लोग नहीं मिलते, मिसमैच है। आप कोई भी इंडस्ट्री को पूछिए, वो बोलेंगे भाई हमें तो बहुत तकलीफ है लोगों को हायर करने की, क्योंकि जैसे लोग चाहिए वैसे नहीं मिलते हैं। अब एक इंजीनियर लीजिए आप, वो लिख नहीं सकते, वो सोच नहीं सकते अपने आप, वो टीम वर्क में काम नहीं कर सकते, तो उन्हें फिर से आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। सो हमारा मतलब यही है कि नई दुनिया में आपको जॉब क्रिएट करना पड़ेगा, आपको ट्रेन खुद को ऐसे करना पड़ेगा कि ये जॉब के लिए मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं। एजुकेशन इज नॉट गोइंग टू गारंटी जॉब, स्किल इज गोइंग टू गारंटी जॉब। एक बात और आपने कही कि नौजवान नौकरी के पीछे मत भागें, नौकरी देने के बारे में सोचें, इसका क्या मतलब है? देखिए, आजकल की पढ़ाई ऐसी है कि जैसे आप कॉलेज से निकले सीधे आप लोगों को पूछते हैं हमें नौकरी कहाँ मिलेगी, सरकार में मिलेगी, कंपनी में मिलेगी, बैंक में मिलेगी। अब इतनी सारी नौकरी तो सरकार के पास होगी नहीं, तो बहुत लोगों को ऐसा सोचना पड़ेगा कि इतनी पढ़ाई की हमने, तो हमें सोचना है कि ये पढ़ाई से हम कैसे दूसरों को नौकरी दे सकें, हम ऐसा कैसा धंधा लगाएं जिससे 5 अनपढ़ लोग को भी नौकरी मिले। अब इतना सारा पढ़ना और फिर बोलना हमें और दीजिए, वो तो वाजिब भी नहीं है, क्योंकि टूल्स बदल गए हैं। तो आपको अलग तरीके से सोचना है। नक्सली समस्या के बारे में आप किस तरह का समाधान सुझाना चाहेंगे? देखिए, नक्सलाइट्स प्रॉब्लम हमारे देश में बढ़ता गया है। हम तो ये समझते हैं कि ये प्रॉब्लम डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है। अगर बहुत सारे लोग ऐसा समझे कि प्रगति की पूंजी उनसे नहीं बांटी गई, वो समझे कि ये जो डेवलपमेंट है वे दूसरे लोग खा गए और हमें कुछ नहीं मिला, तो उन्हें गुस्सा तो आएगा ही। किसी को बहुत गुस्सा आएगा, किसी को कम गुस्सा आएगा। अगर हम सब जगह डेवलपमेंट ले जाएं तो ये टेंशन कम हो जाएगा। अल्टीमेटली सबको शांति से रहना है। सब बोलते हैं देखिए हमारे बच्चों को स्कूल भेजना है, हमें हेल्थ का ध्यान देना है, हमें नौकरी चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें इनकम चाहिए, खेती करें तो हमें सुविधाएं चाहिए। अगर डेवलपमेंट सब जगह पहुंच गई और थोड़ी बहुत सिक्योरिटी बन गई तो लोग ये दंगा फसाद नहीं करेंगे। करप्शन भी एक बड़ी समस्या है। कुछ समय पहले भी आपसे इंटरव्यू करने का मौका मिला था, उसमें भी आपने कहा था कि ई गवर्नेंस के माध्यम से इसमें एक बड़ी कमी आएगी। क्या आपको लगता है कि वाकई निकट भविष्य में ई गवर्नेंस के माध्यम से देश में करप्शन पर रोक लगाई जा सकती है, कमी लाई जा सकती है? कमी लाई जा सकती है। रोक लगाना तो कब होगा कि जब हम सब इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली डिसाइड कि हम करप्शन नहीं करेंगे। संचार क्रांति के क्षेत्र में भारत अब तक कहां पहुंच पाया है और आने वाले समय में कहां तक इसके प्रोग्रेस करने की उम्मीद हम कर सकते हैं? देखिए, टेलीकॉम में हमारे देश में भी 90 करोड़ फोन लग गए हैं। 2004 में रूरल टेलीफोन डेंसिटी 2-3% थी, अब हो गई क्लोज टू 50%, 45 और समथिंग। ओके, बड़ी अकम्प्लिशमेंट है, कोई बात ही नहीं करता, बोले कुछ नहीं हुआ। 45% कनेक्टिविटी इन रूरल इंडिया इज वेरी गुड। लेकिन ये फर्स्ट फेज जो टेलीकॉम रेवोल्यूशन का था वो खत्म हुआ, जिससे सब लोग एक दूसरे से बात कर सके। सेकंड फेज है, दूसरा फेज, जिसमें ब्रॉडबैंड, पीपल टू मशीन, मशीन टू मशीन, ऐसी चीजें जब बनेगी तब सब चीजों पे टेलीकॉम की असर होगी। अभी क्या है, टेलीकॉम आपसे मैं बात कर सकता हूं, लेकिन टेलीकॉम से शिक्षा नहीं सुधरी, टेलीकॉम से हेल्थ सर्विसेज नहीं सुधरी,
टेलीकॉम से गवर्नेंस नहीं बदला, टेलीकॉम से जुडिशरी रिफॉर्म नहीं हुई। सो नेक्स्ट फेज में टेलीकॉम से ये सब काम होगा, जिससे ब्रॉडबैंड हर जगह पहुंच जाएगा और नई नई एप्लीकेशन डिज़ाइन की जाएगी और नए नए प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे। ये 10 साल ये काम करना है। और साइबर क्राइम भी एक बड़ी समस्या बन चुका है, इसके बारे में कुछ बताएं, कैसे इससे निपटा जाना चाहिए? साइबर क्राइम समस्या आज है और कल भी रहेगी। ये समस्या कभी सॉल्व नहीं की जा सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जो भी करेंगे, जो चोर है वो आपसे एक स्टेप आगे रहेगा, आपको उनसे एक स्टेप आगे रहना है। तो ये ऐसी चीज है जिसमें आप मॉडिफाई करते रहिए, वो लोग क्रैक करेंगे, फिर आप और मॉडिफाई करिए, फिर वो क्रैक करेंगे। ये एक मुसाफरी है जिसमें आपको 2 कदम आगे रहना है। वो लोग तो बैठेंगे नहीं, जो चोरी करने वाले क्यों बैठेंगे? आप भी नहीं बैठ सकते, वो भी नहीं बैठ सकते। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है भूख से हो रही मौतों का। मुझे याद है जब मैं बचपन में पढ़ता था तो जब भी मेरे कोई टीचर मुझे निबंध लिखने के लिए देते थे कि भारत पर एक निबंध लिखिए, तो पहली लाइन में लिखता था भारत एक कृषि प्रधान देश है। यह सच भी है, हमारे देश की बड़ी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। बावजूद उसके बड़े पैमाने पर अनाज सड़ते हैं, भूख से मौत होती है, किसान आत्महत्या करते हैं। कैसे रोका जाना चाहिए इन सबको? देखिए, हमें इसमें भी टेक्नोलॉजी लगानी है। हमारे पास एग्रीकल्चर में लॉजिस्टिक्स इज नॉट ऑर्गेनाइज टू डिलीवर फूड टू द नीडी। यहां पे फूड है, वहां पे भूखा है। कहां भूखा है, कौन भूखा है, कब भूखा है, कैसे ये फूड उन तक पहुंचाया जाए, ये टेक्नोलॉजी का काम है। फूड कहां पड़ा है, कैसे स्टोर किया है, कब तक स्टोर रहेगा। वो पुराने ज़माने में क्या था कि जितना अनाज है वो बोरी लगा के कोई गोडाउन में लगा दिया। वहाँ कुत्ते भी हैं, चूहे भी हैं, बिल्ली भी है। अगर वो आप ये नहीं बदलेंगे तो आप ये अनाज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। मैनेजमेंट ठीक तरीके से करना तो होगा। पहले तो स्टोरेज बराबर करना है, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करनी है, कहाँ पे स्टोरेज है, कितना स्टोरेज है, कौन संभालता है, किसको डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी तो चोरी भी हो जाती है, उसमें किसी को पता नहीं कहाँ गया। तो ये प्रॉब्लम टेक्निकल प्रॉब्लम है। हमारे पास अनाज है लेकिन लोग भूखे हैं। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो अमेरिका और चीन की में हायर एजुकेशन का जो सिस्टम है वो भारत से कहीं ज़्यादा बेहतर है। यहाँ तक कि दूसरे शब्दों में कहें, भारत में जो हायर एजुकेशन के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, दुनिया की तुलना में टॉप 200 में भारत का कहीं भी स्थान नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा है कि जो ग्रेडिंग देते हैं उनकी एक सिस्टम है। वो ग्रेडिंग में जो भी सिस्टम है, वो सिस्टम में हमारी यूनिवर्सिटीज़ डू नॉट स्कोर। सिस्टम में ये भी हो सकता है कितनी बड़ी लाइब्रेरी है, कितने एकड़ लैंड है, स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या है। सो हमें उसका बहुत दुख नहीं है कि हम 200 में नहीं हैं तो ठीक है, नहीं है, लेकिन हमें एजुकेशन सिस्टम बदलनी है। ये जो सिस्टम है 500 साल से चली आ रही है, वो सिस्टम इज नॉट गोइंग टू डिलीवर गुड एजुकेशन टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। वी मस्ट ब्रिंग टेक्नोलॉजी इन इंप्रूविंग एजुकेशन। और एक और बड़ा सवाल है कि गरीब का बच्चा यदि चाहे तो मनचाहे स्कूल या फिर कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाता बिना डोनेशन के, तो कैसे ये डोनेशन का काला खेल रुकना चाहिए? ऐसा नहीं है कि सबको डोनेशन देना। हम तो पढ़े यहाँ मास्टर्स तक, कभी किसी को डोनेशन नहीं दिया। पब्लिक स्कूल में पढ़े, पब्लिक कॉलेज में पढ़े, प्राइवेट कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं थी। सो ऐसा नहीं है कि सबको डोनेशन देना पड़ता है। अगर प्राइवेट कॉलेज में जाना है तो डोनेशन देना पड़ता है, गवर्नमेंट कॉलेज में कोई डोनेशन नहीं देना पड़ता। और गवर्नमेंट कॉलेजेस आर ओके, इट्स नॉट, बट यू हैव टू बी कॉम्पिटेंट। अगर आप हम कहें कि देखिए हमें एडमिशन नहीं मिला गवर्नमेंट कॉलेज में क्योंकि हम कॉम्पिटेंट नहीं हैं, तो फिर देन यू हैव टू पे। यू कांट कंप्लेन बोथ कि मैं इनकॉम्पिटेंट हूं और मुझे डोनेशन नहीं देना है और मुझे अच्छी कॉलेज में पढ़ना है। ये तो कैसे हो सकता है? अगर आप अच्छी पढ़ाई करिए, अच्छे मार्क्स लाइए और डोनेशन दीजिए, शायद ऑल ऑफ दिस विल चेंज when the supply
increases. और हेल्थ सर्विसेज को कैसे और बेटर किया जा सकता है देश में? देखिए, हेल्थ सर्विस में तो ऐसा है कि वी हैव बीन ट्राइंग टू कॉपी वेस्टर्न मॉडल, कि बहुत बड़ी हॉस्पिटल बना दी, इससे इंडियन हेल्थ मॉडल सुधरेगा नहीं लॉन्ग रन. हमें वी हैव टू गो बैक एंड लुक एट आवर ट्रेडिशनल हेल्थ, आयुर्वेदा, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट. आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, एक्सरसाइज, योगा, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हमारे लोगों ने 5000 साल तक ये इसका अभ्यास किया, कुछ तो उन्होंने सोचा होगा 5000 साल का जो अनुभव है उससे कितनी चीज़ें हमें लेनी है. अभी क्या हो रहा है कि वी आर बेसिकली कॉपिंग वेस्टर्न स्टैंडर्ड. तो आप देखिए, अमेरिका में जाइए, यू विल सी लॉट ऑफ हैवी पीपल. ओबेसिटी इज ए बिग प्रॉब्लम. यहां भी देखिए, आप 25 लोग को खड़े रखिए, आप कह सकते हैं कि ये आदमी बहुत पैसा वाला है. कौन है वो शायद मोटा है. क्योंकि आजकल ऐसा एक माहौल बन गया है कि आप वेल टू डू हैं, आप बहुत खाइए, बहुत ड्रिंक पीजिए, बहुत स्मोकिंग करिए, ओके, तो नेचुरली आपकी हेल्थ बिगड़ेगी. कुछ समय पहले आपको प्रसार भारती के संस्थागत ढांचे की समीक्षा के लिए सुझाव देने हेतु एक कमेटी का हेड आपको नियुक्त किया गया था. आपने जो है रिपोर्ट भी दी है. क्या कुछ कहा है आपने इस रिपोर्ट में? देखिए, ये रिपोर्ट में हमने सबके साथ मिलके करीबन 100 लोगों के साथ बहुत सारे डिस्कशंस किए. इस चर्चाओं के बाद हमने डिसाइड किया कि 7-8 मेन चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देना है. एक है ऑर्गेनाइजेशन, कि भी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है अभी. क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं बदलते, दूसरी सब चीज़ें बदलते हैं. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं बदलेंगे तो सब चीज़ें नहीं बदलेगी. ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू बी इन ट्यून विथ व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू. सो वी नीड मोर ऑटोनॉमी, मोर फ्लेक्सिबिलिटी, मोर फ्रीडम, ऑल दैट, एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि सरकार के साथ प्रसार भारती का क्या व्यवहार है. ये पब्लिक मीडिया है, ये सरकार मीडिया है. अगर पब्लिक मीडिया है तो सरकार को भी मीडिया चाहिए, सरकार भी बात करने का. तो सरकार कैसे आपसे बर्ताव करेगी जिससे उनका भी काम हो सके और ये पब्लिक मीडिया रहे विदाउट गवर्नमेंट इंटरफियरेंस. ये बहुत बड़ा प्रश्न है. इसमें सरकार को कंट्रोल छोड़ देना है. दूसरा प्रश्न है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कि कैसे लोग हैं अभी वहाँ प्रसार भारती में, कितने लोग हैं, क्या करते हैं, कितने जवान हैं, कितने पुराने हैं, कितने टेक्नोलॉजी वाले हैं, कितने नॉन टेक्नोलॉजी वाले हैं, और ये क्या करते हैं सब लोग. इसका पूरा स्टडी करके हिसाब निकालना है कि ये काम के लोग हैं, ये काम के लोग नहीं हैं, ये काम के लोग चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इंजीनियरिंग वर्कफोर्स में हमने 15 साल से किसी को हायर नहीं किया है. अगर आपने 15 साल से किसी को हायर नहीं किया टेक्निकल कैडर में, तो यंग टैलेंट कहाँ से आएगी. ये टेक्नोलॉजी तो यंग लोगों की है. तो ये दूसरी समस्या है. तीसरी समस्या फंडिंग. अगर सरकार से कहते हैं कि हमें फ्रीडम दीजिए, तो सरकार बोलेगी पैसे भी मैं दूं और फ्रीडम भी मैं दूं. वो कैसे हो सकता है. तो वी हैव टू वर्कआउट ए मैकेनिज्म कि इसको फंड कैसे करेंगे, और बाहर से पैसे लाएंगे, प्राइवेट के साथ क्या बर्ताव करेंगे, वो सब देखना है. फोर्थ एरिया इज टेक्नोलॉजी, कि लॉट ऑफ आवर प्रेजेंट सेटअप इज एनालॉग. हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी में जाना है. रेडियो, टेलीविजन, केबल टीवी, इंटरनेट प्रोटोकॉल पे जाना है. सो टेक्नोलॉजी का क्या करेंगे. पुराने जो स्टेशंस हैं, एंटेनाज हैं, टावर है, उसका क्या करना है, कैसे बदलाव करेंगे ओल्ड में से न्यू. फिर देखना है कंटेंट, कि कंटेंट अभी कैसा बनता है, कौन बनाता है, कितना पॉपुलर है. आप उसको मॉडर्नाइज करेंगे, आप उसको प्राइवेट को देंगे. देन आर्काइविंग. आपके पास इतनी सारी आर्काइविंग एसेट है, वो आर्काइविंग एसेट को आप कैसे संभालेंगे, उसको मॉनिटाइज कैसे करेंगे. फिर प्रॉब्लम है इंटरनेशनल. अगर देश ग्लोबलाइज कर रहा है, हमारी ग्लोबल प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें ग्लोबल टेलीविजन भी चाहिए,
भारत का बीबीसी क्यों नहीं हो सके? क्योंकि जब प्रदेश में लोगों को न्यूज़ देखना है इंडिया के बारे में, दे डोंट नो वेयर टू गो. सो कैन वी हैव वन स्टेशन दैट पीपल कैन रिलाय कि भी देश भारत के बारे में न्यूज़ देखना है तो आप ये दूरदर्शन पे जाइए. सो इंटरनेशनल विंग बनानी है. फिर सोशल नेटवर्क, अभी सोशल नेटवर्क है ही नहीं. सो हम कह रहे हैं कि जैसे ऑल इंडिया रेडियो है, वैसे ही आप टेलीविजन स्टेशन है, वैसे ही सोशल नेटवर्क का एक ग्रुप बना दीजिए. थर्ड आर्म ऑफ प्रसार भारती, टेलीविजन, रेडियो एंड सोशल मीडिया. It should be independent again. It should use modern technology. It should have 80, 90, 100 people to work. ऐसे बड़े बड़े सुझाव हमने दिए हैं, लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए. ये जो करेंगे तो जनरेशनल चेंज होगा. हमने ऐसा ही किया है रेलवे में कि रेलवे को मॉडर्नाइज करना हो तो ये चीज़ें करनी है, लेकिन पॉलिटिकल विल चाहिए कि हमें ये करना है. रेलवे में बहुत सारे बॉटलनेक्स आएंगी, लोग घबराएंगे क्योंकि उनका जॉब बदलेगा, ऑर्गेनाइजेशन बदल जाएगा. लेकिन ये सब चीज़ें नहीं करेंगे और रिफॉर्म पे ध्यान नहीं देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते. आने वाले सालों में कोई भी गवर्नमेंट पावर में आए, उन्हें मुख्य ध्यान देना है रिफॉर्म पे. और एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपके करियर को लेकर, काफ़ी लोग कयास लगाते हैं कि आप भी राजनीति में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे. 2014 का चुनाव करीब करीब नॉमिनेशन कई फेजेस की हो भी चुके हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई ऐसी खबर नहीं आई. क्या कभी मन नहीं बनाया कि चुनाव लड़ने का? नहीं, कभी नहीं हुआ. ये जो करना था तो राजीव गांधी के टाइम में नहीं करते, तब जवान थे. अब तो 72 ईयर्स के बूढ़े हो गए, अब क्या करना. अब तो देखो जो करना है वो करेंगे, आराम से यंग लोगों के साथ सेवा करेंगे, उनके साथ काम करेंगे. लेकिन ये जमाना है यंग लोगों का. हमारा काम वही है कि यू हैव टू गिव यंग पीपल प्लेटफॉर्म टू ऑपरेट. आखिरी सवाल, देश के लिए आपने काफ़ी कुछ किया है, वाकई में काफ़ी लोग आपको अपना आदर्श मानते हैं. क्या चाहते हैं कि देश के नौजवान, देश के लोग किस तरह डॉक्टर सैम पित्रोदा को याद रखें? देश के लोगों को इतना याद रखना है कि हमने दिल लगा के काम किया, जो कुछ हो सका हमारी तरफ से वो टेलीकॉम में 10 साल राजीव गांधी के पॉलिटिकल विल से कुछ बना सके. और हमारे 2 अच्छे बच्चे हैं. दैट्स द ओनली थिंग टू रिमेंबर कि आई हैव 2 ग्रेट चिल्ड्रन. आई हैव ए डॉटर, आई हैव ए सन. दैट्स माई लेगेसी. बेटे और बेटी अभी क्या कर रहे हैं? हमारे सन हैं जो 38 ईयर्स के हैं. वो MIT में इंजीनियर हुए, वहाँ से हार्वर्ड में इकोनॉमिक्स किया, फिर हार्वर्ड में MBA किया. वो अभी सिलिकॉन वैली में वेंचर कैपिटलिस्ट हैं. उनकी शादी हो चुकी है. हमारी एक स्मॉल 3 साल की ग्रैंड डॉटर है, उनकी शादी हुई एक मेडिकल डॉक्टर के साथ वहाँ पे. और हमारी डॉटर है जो मिशिगन में पढ़ी थी, फिर हॉलीवुड में काम किया उसने 10 साल, फिर लंदन जाके उन्होंने MBA किया लंदन बिजनेस स्कूल से, और अभी अपना खुद का धंधा चला रही है. बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से इस खूबसूरत बातचीत के लिए. तो ये थे भारत में सूचना क्रांति के जनक सैम पित्रोदा जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया और साफ कहा कि इनकी पूरी कोशिश है कि देश को एक नए मुकाम पर लेकर जाएं और पूरी दुनिया में भारत को एक नया सिरमौर बनाएं, देश को सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों तक दुनिया की क्षितिज पर पहुंचाएं. अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय, आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ. तब तक नमस्कार.